हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज प्रकाश के अपवर्तन का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, कि जो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है वो क्या होता है। ठीक है, इसके बाद इसकी गणना किया जाएगा। उसके बाद दूसरे हम टॉपिक में जानेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, कि अगर कांच हो, वायु हो और जल हो और भी बहुत सारे माध्यम हो तो उनमें प्रकाश की चाल क्या होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको। सबसे पहले देखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, तो हम देखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ठीक है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, या किसी में प्रकाश की उत्क्रमणीयता भी दिया गया है। अलग अलग हेडिंग अलग अलग बुकों में दिया गया है, परंतु इसका सिद्धांत ही है, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। तो इसे हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। उसके बाद आपको अच्छे से इसके सिद्धांत को लिखवा दिया जाएगा। आप इसे समझे रहेंगे तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में तो हमने इससे पहले परावर्तन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर नहीं देखे वीडियो तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसमें बहुत ही अच्छे से आपको इस सभी के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने क्या किया था, एक ऊपर माध्यम लिया था, जैसे एयर ले लिया और नीचे वाटर ले लिया। एयर को तो आप जानते ही होंगे, वायु हिंदी में कहते हैं। ऐसे हम क्या कहते हैं, जल। ठीक है, जल ले सकते हैं या और भी माध्यम कोई भी आप ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे कांच ही ले लेते हैं, कांच। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्लास कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने दो माध्यम ले लिए। मान लीजिए ऊपर क्या है, एयर है और नीचे क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो जब हम ये क्या है, तो एयर क्या हो जाएगा, एयर यहाँ पे एयर क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा। जबकि ये जो कांच है ये क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे सघन माध्यम विरल माध्यम कैसे होता है, तो भैया इसके लिए वीडियो बना दिया गया है, आप जाकर देखिए उसे, कि सघन माध्यम विरल माध्यम कैसे किसे कहते हैं, कि ऐसे हमने ऊपर वायु ले लिया, जल नीचे ले लिया, ऐसे सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो आप यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको अगर ना हो सके तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लीजिए, पर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अगर देखिए नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आधा अधूरा नॉलेज किसी काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये हो गया विरल माध्यम, सघन माध्यम। ठीक है, तो जब विरल माध्यम से ऐसे प्रकाश जाता है, ठीक है, जब प्रकाश को ऐसे हमने क्या किया, आपतित किया, जो इस क्या है, कांच के तल पे। ठीक है, तो जहां से आपतित करते हैं और इस बिंदु से हमने क्या कर लेते हैं, अभिलंब खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने अभिलंब खींच लिया। ठीक है, तो हम जानते हैं विरल से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। देखिए अभिलंब की ओर झुक गया, जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, परंतु ये क्या हुआ, अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गया तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम अभिलंब कहते हैं। ये अभिलंब है ना। ठीक है, नाम याद रखेंगे, इसे अभिलंब कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, इस किरण को हम क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इस किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, इसे याद रखेंगे, इसके बीच में जो कोण बनता है इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और इनके बीच में कोण बनता है इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। जहां आई क्या होता है, आई याद रखेंगे और आर। ठीक है, ये दोनों नाम याद रखेंगे। आई को हम क्या कहते हैं, आई को आपतन कोण कहते हैं, आर को क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये आप नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो ये बस आपको इसमें बस समझना है, आपको नाम याद रखना है और उसके बाद आपको बताया जाएगा उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है क्या। ठीक है, ये तो अभी परावर्तन के सभी परावर्तन जैसे बताया गया तो वही आपको बताया जा रहा है कि विरल से सघन माध्यम में जाता है प्रकाश की किरणें, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, ये जो किरण आ रही है इसे हम आपतित किरण नाम जानते हैं। ये जो किरण क्या हो रही है,
जो अपवर्तन हो रहा है उसके पश्चात ये किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। और ये क्या है, ये अभिलंब है, ठीक है। और इन अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। इतना बात हम अपवर्तन में जान चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। अब आता है उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। उत्क्रमणीयता के सिद्धांत में क्या होता है कि इसमें ये जो है, याद रखेंगे, ये जो है, ठीक है, यहां पर हमने क्या कर दिया, हमने एक लेंस क्या किया, एक दर्पण लगा दिया, ठीक है। यहां पे हमने ये क्या है, एक मिरर लगा दिया, ठीक है। ये क्या है, याद रखेंगे, इसको दर्पण है, ठीक है। जब हमने दर्पण लगा दिया, ठीक है, जब ये क्या हो रही है, ये अपवर्तित किरण है, इसके क्या किया, लंबवत, ठीक है, याद रखेंगे, लंबवत आपतित किया, ठीक है, ठीक है। देखिए क्या किया गया है, जब प्रकाश की किरणें ऐसे आई, ठीक है, और उसके बाद ये क्या हो गए, अभिलंब की ओर झुक गए, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक गए, तो इसके नीचे हमने क्या किया, एक दर्पण लगा दिया। जब हमने इसको दर्पण लगा कर इस किरण को क्या किया, लंबवत आपतित किया। लंबवत का मतलब ये होता है कि मान लीजिए ये कोई रेखा है, इसकी एकदम खड़ा जो है, एकदम एक सीधी में एक लकीर खींच दिया जाए जिसमें 90 डिग्री का कोण बने, इधर भी और इधर भी 90 डिग्री का कोण बने, तो यही क्या कहलाएगा, ये रेखा लंबवत कहलाएगी। इस पर रेखा पर उसी प्रकार इसको भी रखा गया है कि ये जो रेखा है इसके ये सीधी लंबवत हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बने, ठीक है, तो उसे ही हम लंबवत कहते हैं, ठीक है। तो जब लंबवत आपतित करते हैं तो क्या होता है, घटना यही होती है कि जब हम इस दर्पण पे लंबवत आपतित करते हैं तो हम जानते हैं कि दर्पण पे जब क्या होगी, कोई भी प्रकाश की किरणें आएगी तो वो परावर्तित होगी। परावर्तित मतलब क्या होगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। तो अब परावर्तन में क्या होता है, तो इसमें जब लंबवत हम आपतित करेंगे तो प्रकाश की किरणें क्या होंगी, उसी माध्यम में वापस लौट जाएंगी जिस माध्यम से आई हुई होती हैं। यही होता है इसकी घटना। जब क्या किया जाएगा, जब इस किरण को दर्पण पर लंबवत आपतित किया जाएगा तो ये क्या होंगी, ये किरणें पुनः उसी मार्ग में लौट जाएंगी जिस मार्ग से ये आई हुई होती हैं, ठीक है। तो यही हो गया आपका उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको लिखवाया जाएगा कि उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको हम लिखवा दे रहे हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है। वैसे तो मैं बता दूं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत यही कहेंगे कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है। आप लिखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार यदि प्रकाश की किरणों को क्या किया जाए, विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से वो आई हुई होती है। मार्ग मतलब क्या होता है, पथ। यदि प्रकाश को विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, यदि प्रकाश की किरणों को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं जिस मार्ग से वो आई हुई होती हैं, ठीक है। वही कहा जाए, जिस मार्ग से ये आई रहती हैं उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। एक बार और सुनिए, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है, मतलब प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार यदि प्रकाश के किरणों को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं जिस मार्ग से वह आई हुई होती हैं, ठीक है। उसी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत। इतना लिखने के बाद इसे आप नोट में बना लेंगे, ठीक है। नोट में जब इतना लिख लेंगे, इसको नाम बाकायदे आप लिखेंगे तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। फुल टू फुल मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 100। तो उत्क्रमणीयता के सिद्धांत एक बार और मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो उत्क्रमणीयता का क्या लिखेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिखेंगे यदि प्रकाश की किरणों को विपरीत कर दिया जाए। विपरीत कैसे हो रहा है, तो हम जान रहे हैं जब दर्पण लगाए जा रहे हैं और लंबवत क्या आपतित किया जा रहा है तब ये विपरीत हो रहा है इसकी किरणें। यही कहा जाए जब प्रकाश की किरणों को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में लौट जाती हैं जिस मार्ग से वो आई हुई होती हैं, ठीक है। तो यही आपको लिखना है। चलिए इसको हम लिखते हैं, उसके बाद इसको हम गणना करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी इसको बनाना पड़ेगा फिर से, परंतु पहले आपको लिखवा दिया जाए।
तो उसके बाद आपको बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, इतना लिखेंगे तो आप ऐसे लिखेगा प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार। मैं लिख दे रहा हूं इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रकाश के किरणों को विपरीत कर दिया जाए तो प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में लौट जाती हैं या चली जाती हैं, लौट जाती हैं या चली भी जाती हैं, लौट जाती हैं जिस मार्ग से आई हुई होती हैं। ठीक है, यही है आपका प्रकाश के क्या है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसमें यही कहा जा रहा है कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार, इसलिए मैं लिखा हूं इस सिद्धांतों के अनुसार, इस मतलब प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार। परंतु एग्जाम टाइम में आप क्या लिखेंगे, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हाई स्कूल का होता है उसमें हम जितना अच्छे से और जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप लिखेंगे प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांतों के अनुसार। ठीक है, उसको लिखेंगे यदि प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया जाए, विपरीत कर दिया जाए। जब क्या किया जाता है, उसको विपरीत किया जाता है। विपरीत कैसे किए? हमने जब दर्पण लगाया था तब उसके दर्पण लगा के और उस किरण को, जो अपवर्तित किरण थी, उसको अभिलंबवत उसको क्या किया गया था, उस पर आपतित कराया गया था, तो क्या हुई थी, वो विपरीत हो गई थी। तो विपरीत कराया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसी मार्ग में लौट जाती हैं जिस मार्ग से वो आई हुई होती हैं। ठीक है, उसी मार्ग में लौट गई जिस मार्ग से वो आई हुई होती हैं। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अच्छे से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इसकी गणना, ये तो आपका हो गई सिंपल सी इसका डिफिनीशन ऐसे समझकर, परंतु प्रकाश की उत्क्रमणीयता का एक फॉर्मूला होता है, उसको हमको देखना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, और जरूरी भी है। ठीक है, तो ऐसे मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, इसको मिटा कर उसके बाद इसकी गणना किया जाएगा। ठीक है, गणना भी देख लिया जाए। ठीक है, तो एक बार फिगर में बना दूं ऐसे ही फिर से, अब मैं पूरा समझाऊंगा नहीं। ये मान लेते हैं दो माध्यम हो गया, एक एयर, एक क्या हो गया, ग्लास। ठीक है, इसे हम कांच कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं। ठीक है, और जब प्रकाश की किरणों को हम क्या करते हैं, इस पर आपतित कराते हैं। ठीक है, तो जब आपतित कराते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अभिलंब एक खींच लेते हैं। ठीक है, ऐसे हमने अभिलंब खींच लिया। जब आपतित कराते हैं तो सघन से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, ये अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, आई कोण बनता है, यहाँ पे आर कोण बनता है। ठीक है, और इसको हम नाम जानते हैं अभिलंब है। ठीक है, ये क्या है, ये है विरल माध्यम, और ये क्या है, सघन माध्यम। इसे हम इस किरणों को हम क्या कहते हैं, आपतन किरण, सॉरी, इसे हम अपवर्तित आपतित किरण। ठीक है, नाम एक ही जैसा है हिंदी में। ठीक है, आपतित किरण, ऐसे हम अपवर्तित किरण। ठीक है, तो इस नाम को आप याद रखेंगे कभी भी। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, ये विरल माध्यम है और ये क्या है,
ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। विरल माध्यम में वायु है, इसमें क्या है, कांच है। इसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इसे अपवर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, ये दोनों के बीच में क्या है, आई कोण बनता है, इसमें आर कोण बनता है। ठीक है, तो हम इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणना में। ठीक है, इसकी गणना या आप प्रूफ भी लिख सकते हैं, सिद्ध। ठीक है, गणना से आपको एक फॉर्मूला मिलेगा जो आपके न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, जब एयर के सापेक्ष क्या करेंगे, वायु के सापेक्ष हम क्या करेंगे, कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालेंगे। ये आपको बताया गया था, जो आगे होता है उसमें सापेक्ष कहते हैं। जैसे एयर है मतलब वायु है, तो वायु के सापेक्ष कहेंगे, और जो पीछे होता है उसमें अपवर्तनांक जोड़ते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और हमने बताया था कि अपवर्तनांक का फॉर्मूला हमने बताया था, 2 फॉर्मूला आपको बताया गया था। ठीक है, तो आपको लिखवा दें वो फॉर्मूला। अपवर्तनांक का 2 फॉर्मूला बताया गया था, कौन कौन सा, तो याद रखेंगे दोनों फॉर्मूला, साइन आई बटे साइन आर और V1 बटे V2। ये आपको फॉर्मूला बताया गया था, जहां पर V1 क्या है, प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल है, और V2 क्या है, द्वितीय माध्यम में प्रकाश की चाल। ये साइन आई बटे साइन आर, ये भी आपको पूरा बताया गया है। साइन आई क्या है, यह आपतन कोण की जया है और यह अपवर्तन कोण की जया है, ये सब आपको बताया गया है। तो ये सब आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना आप जानिए कि अपवर्तन का ये फॉर्मूला होता है। तो हम इसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, साइन आई। ठीक है, क्योंकि एयर है, पहले एयर है तो साइन आई बटे साइन आर ले लिए हैं। ठीक है, अब इसको हम समीकरण फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इसी को अगर हम विपरीत कर दिया जाए, ठीक है, अगर विपरीत कर लेते हैं हम, जल से क्या करते हैं, ग्लास से मतलब कांच से हम कांच के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक मतलब ज्ञात करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, याद रखेंगे। मतलब इसको हम जल को आगे ले लिया जाए, इसको पीछे, मतलब कांच के सापेक्ष जल का कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा। तो ये भी जब इसको हम उलट रहे हैं तो ये भी उलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन आर बटे साइन आई। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि हम इधर से ले रहे हैं तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा, और जब इधर से ले रहे थे तो साइन आई बटे साइन आर हो रहा था। ठीक है, ऐसे। तो इसको भी हम समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो अब हम कहेंगे, यहाँ पे याद रखेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड का गुणा कराएंगे। ठीक है, गुणा करने पर, ठीक है, आप गुणा जब कराते हैं तो ये दोनों को गुणा हो जाएगा, तो ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए। ठीक है, ए म्यू जी और गुणे क्या हो जाएगा, जी म्यू ए। ठीक है, इक्वल टू, अब इसका भी गुणा होगा तो साइन आई बटे साइन आर, और फिर से इसका गुणा हो जाएगा तो साइन आर बटे साइन आई हो जाएगा। अब ये बताइए, आपको गुणा भाग अच्छे से आता होगा, तो ये साइन आर से साइन आर कट जाएगा और साइन आई से साइन आई कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक बचा, यहाँ पे एक गुणा होगा तो एक ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं, ए म्यू जी गुणे जी म्यू ए इक्वल टू 1, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा देख लो, दिखाई दे रहा है ना, चलिए थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, जब इतना हो गया ए म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब देखिए इस फॉर्मूले को हम देखें, यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया जा रहा है। ठीक है, कि ए म्यू जी है, ये बताइए जी म्यू ए है, ये इधर गुणा में है, और गुणा से इधर आएगा इक्वल टू के इधर, तो भाग हो जाता है, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, जी म्यू ए हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये इसको अभी आपको आगे यूज होगा, तो आप इसको याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को, कि ए म्यू जी इक्वल टू होता है 1 अपन जी म्यू ए, जस्ट इसका अपोजिट है जी। ठीक है, म्यू ए, इसी प्रकार जी म्यू ए है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, यही आपका प्रकाश के उत्क्रमणीयता का सिद्धांत है। कभी कभी इसका मान दे देगा, आपको इसका मान पूछ दिया जाएगा। इसका मान मान लेते हैं हमने 2 दे दिया, तो इसका मान कितना हो जाएगा बताइए। इसका मान अगर हमने 2 दे दिया, ठीक है, इसका हम लिख दिए कि इसका हमने अगर 2 दे दिया तो इसका मान क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, अगर नहीं आपको पता है तो आपको न्यूमेरिकल तो कराया ही जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा, परंतु आपको बस
इतना हम कह दे रहे हैं, सिंपल सा क्वेश्चन दे दे रहे हैं कि अगर इसका मान 2 हो तो इसका जी म्यू ए का मान कितना होगा आपको बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। उसके बाद चलिए अब ये हो गया प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, अब एक आगे काम आएगा। अब हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग जैसे हेडिंग दिया है, ठीक है। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल हम जानते हैं अलग किताब में अलग दिया है, तो उससे कोई बात नहीं है, ठीक है। बस आपको हेडिंग समझ में आना चाहिए, हाँ चाल के बारे में पूछ रहा है, विभिन्न माध्यमों में पूछ रहा है, तो ऐसे आप मिलाकर अपनी किताब के अनुसार आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे हम, मतलब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का मतलब है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल या वेग भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से अब दूसरा टॉपिक हम देखेंगे, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है या वेग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, तो ये बताइए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल का यही मतलब होता है कि अलग अलग माध्यम, अभी तो हमने 2 माध्यम देखे, एक था वायु एक था कांच, ठीक है। परंतु अगर अलग अलग माध्यम बहुत सारे हो, ठीक है, तो क्या होगा, तब प्रकाश की चाल वहां पे क्या होगा, अपवर्तनांक क्या होगा, इस सब के बारे में देखेंगे। चलिए मान लेते हैं हमने 2 क्या लेते हैं, 2-3 हम लेते हैं माध्यम। चलिए हमने 2-3 माध्यम ले लिए। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर एयर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे में हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, तीसरे में हम ग्लास ले लेते हैं, चौथे में हम फिर से एयर ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने क्या लिया, 3-4 माध्यम ले लिए, ठीक है। देखिए एयर को हम क्या कहते हैं, वायु कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसे वाटर को हम जल कहते हैं, सब तो हिंदी मालूम हुई होगा। इसे हम कांच कहते हैं, ठीक है। ऐसे हम फिर से वायु कहते हैं। इसका मतलब वायु से शुरू हुआ, वायु में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए हम एक एक करके इसको थोड़ा सा और अधिक बढ़ा दिया जाए, ऐसे, ठीक है। ये आपके 3 माध्यम हो गए। तो देखिए इसके लिए ये क्या होगा, ऊपर वाला सघन माध्यम होगा, विरल माध्यम होगा, ये सघन माध्यम होगा। फिर से जब इसमें इसकी तुलना की जाएगी तो ये सघन माध्यम विरल माध्यम हो जाएगा, ये सघन। इसकी तुलना में फिर से इसकी तुलना में की जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, सघन, ये विरल। क्योंकि वायु क्या होता है और सघन विरल क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वो क्या होता है, विरल माध्यम होता है। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो क्या होता है, वो सघन माध्यम होता है। तो आप सोचिए वायु में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि जल में, तो आप कहेंगे वायु में, तो वायु क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अब कहा जाए जल और कांच में सघन माध्यम और विरल माध्यम कौन है, तो बताइए दोनों में से प्रकाश की चाल किसमें अधिक होगा, तो आप कहेंगे जल में अधिक होगा, कांच में कम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये विरल माध्यम हो जाएगा, ये सघन माध्यम। अब फिर से इन दोनों की तुलना की जाएगी तो कांच में प्रकाश की चाल अधिक होगा कि वायु में, तो आप कहेंगे वायु में अधिक होगा, कांच में तो बहुत कम होगा प्रकाश की चाल ना वायु की तुलना में। तो यहाँ पे कांच क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, और ये क्या हो जाएगा, विरल माध्यम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जब प्रकाश की किरणें आपतित कराते हैं, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया, प्रकाश की किरणों को हमने आपतित कराया, ठीक है। तो हमने जब आपतित कराया तो जहां से हम आपतित कराते हैं वहां से हम क्या कर देते हैं, एक अभिलंब ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है। अभिलंब खींच लिया। और हम जानते हैं जब आपतित कराते हैं तो ये क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, जबकि इसको जाना चाहिए ऐसे, अभिलंब की ओर झुक गया, ठीक है। अब यहाँ से फिर से पुनः क्या करेंगे, आपतित कराएंगे, ठीक है। तो ये फिर से विरल माध्यम, ये सघन माध्यम हो गया। तो फिर से ये क्या होगा, और अधिक क्या होगा, और अधिक क्या होगा, झुक जाएगा, ठीक है, अभिलंब की ओर। उसके बाद आप देख रहे हैं कांच एक सघन माध्यम हो गया, ये विरल माध्यम हो गया। तो ये क्या होगा, अब फिर से हम यहाँ से हमने अभिलंब खींच दिया, ठीक है, अभिलंब हमने खींच दिया, ठीक है, अभिलंब खींच दिया। तो हम जानते हैं जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से क्या होता है, अभिलंब से दूर हटता है। जबकि यहाँ पे सब में क्या आ रहा था, विरल से सघन में आ रहा था, नीचे क्या हो गया, सघन से विरल में आ गया, तो इसलिए यह दूर हट गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोण बनता है इसे याद रखेंगे, इसे हम आई कोण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, निर्गत किरणें कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। निर्गत कोण को ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, नाम लिख दे रहा हूं, इसे हम अभिलंब कहते हैं, अभिलंब। ये क्या हो गया, ये आपतित किरण, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इस किरण को याद रखेंगे, इसे हम
निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। इसे हम निर्गत किरण, इसे आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। ये जो कोण है, कोण याद रखेंगे, इस कोण को हम आई को क्या कहते हैं, आपतन कोण, ठीक है। और जो ई है इसे हम निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब अगर हम इस किरण को क्या करें, इसको हम थोड़ा से आगे हम लेके जाएं, इसको बढ़ा दें, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है, इतना तो नहीं, परंतु हाँ ऐसे ज़्यादा हो गया है ना वो, ठीक है, अभिलंब से ज़्यादा दूर हो गया है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कोण बना इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, इस किरणों को हमने क्या किया, इस किरणों को हमने आगे बढ़ाया, तो ये दोनों क्या हो रही हैं, आपस में समांतर हो जाती हैं। और जब ये समांतर होती हैं तो ये किरण भी याद रखेंगे, जब ये समांतर हो जाती हैं तब हम इसी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। पार्श्विक विस्थापन, ठीक है। ये हमें 10 में नहीं पढ़ना है, इसे हम 12 में पढ़ेंगे। पार्श्विक विस्थापन क्या होता है, बस इतना जानिए कि जब ये दोनों किरणें समांतर होंगी तो इसे हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। और इस किरण को नाम याद रखेंगे, इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है। तो बस इसको हमने ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं, एक बार और मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने 3-4 माध्यम ले लिए, ठीक है, वायु, जल, कांच, ये हमने 3 माध्यम ले लिए, ठीक है। जब ये क्या है, विरल है, ये सघन है, फिर से ये सघन हो जाएगा, विरल हो जाएगा, फिर से ये सघन, और उसके बाद ये कांच के वायु के सापेक्ष जब किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये विरल हो जाएगा, ये सघन। मतलब इतना तो आपको जानना है, ठीक है। ये अगर नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ये जानिए, जब ये प्रकाश की किरणें ऐसे आती हैं, अभिलंब की ओर सट जाती हैं, ठीक है, झुक जाती हैं, उसके बाद फिर से अभिलंब खींचेंगे, फिर से अभिलंब की ओर झुक जाएंगी, और जब कांच से वायु में जाएंगी तो ये क्या होंगे, अभिलंब से दूर हटती हैं, ठीक है। और इस किरण को याद रखेंगे, नाम निर्गत किरण कहते हैं, इस किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये अभिलंब है, आई जो बनता है कोण उसे हम आपतन कोण, और ये जो ई बनता है इसे हम निर्गत किरण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, यहाँ से I इक्वल टू क्या होता है, E, मतलब जो आपतन कोण होता है वो क्या होता है, निर्गत कोण के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे, मतलब इन दोनों के बीच ये अभिलंब और क्या है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बन रहा है वो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसके इक्वल होगा, ठीक है, ये बताया गया है। अब हम देखेंगे इसकी गणना, ये तो आपका ऐसे हो गया। अब इसको हम जब गणना करेंगे तो इसकी प्रकाश की चाल आपको मिलेगा, ठीक है, अपवर्तनांक का, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो उस गणना से हमको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत अच्छे फॉर्मूले मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। तो इतना बात हो गया। अब हम इसके सापेक्ष, ठीक है, अब मान लेते हैं जो वायु है इसमें भाई ये प्रकाश की चाल अलग होगी कि नहीं, ठीक है। मतलब प्रथम माध्यम में प्रकाश की चाल अलग होगी, द्वितीय माध्यम में भी प्रकाश की चाल V2 लिख ले रहे हैं, तृतीय माध्यम में प्रकाश की चाल V3। अब बताइए चतुर्थ माध्यम में प्रकाश की चाल V1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं वायु है, तो वायु में हम देखें वायु में प्रकाश की चाल V1 है, तो इसमें भी तो वायु है, तो वायु में प्रकाश की चाल V1 हो जाएगी। अब हम इस सभी के लिए हम निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो पहले हम वायु के सापेक्ष जल का निकालेंगे, उसके बाद जल के सापेक्ष कांच का, उसके बाद कांच के सापेक्ष वायु का निकालेंगे, ऐसे अपवर्तनांक। उसके बाद हम देखेंगे आगे, इसके बाद फॉर्मूला क्या मिलता है, ठीक है। तो मैं उसको मिटा ले रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा यहीं तक मिटाया जा रहा है, ठीक है, इसकी जरूरत है, ठीक है। बस इतने में ही हम आपको फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। बस ये जान जाइए, ये 4 माध्यम है, ठीक है, V1 V2 V3, और ये प्रकाश की चाल V1 V3 और V4 है, ठीक है, यहाँ पे। तो पहले हम इसके सापेक्ष इसका निकालते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, आप लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो A म्यू क्या हो जाएगा, A म्यू W, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो बताइए, हमने 2 फॉर्मूले जाना था, V1 V2 भी जाना था, एक sin I बटे sin R। तो इसमें हम चाल के बारे में देख रहे हैं, तो इसलिए हम V1 बाई V2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रथम सूत्र, ठीक है, इसके समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा लेंगे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जल क्या है, जल है वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, मतलब कांच का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, V2 बाई V3, ठीक है, मतलब ये V2 बाई V3, ठीक है, इसको समीकरण सेकेंड। उसके बाद फिर से अब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, तो ग्लास म्यू A, ठीक है, इसका हो जाएगा V3 बाई V4, नहीं सॉरी
V1, ठीक है, क्योंकि वायु के लिए V1 है ना, तो V1 लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा V3/V1। ये हम समीकरण 3 ले लिए, ठीक है। ये 3 समीकरण आपको मिल गया, ठीक है। इसके हमने किया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया, वायु के सापेक्ष जल का लिया गया है, फिर से जल के सापेक्ष कांच का, फिर से कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, ऐसे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम तीनों देख रहे हैं, 3 समीकरण मिल गए। अब तीनों समीकरण को हम गुणा कराएंगे, ठीक है, मतलब समीकरण फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इनको लिखेंगे समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को गुणा कराने पर, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो ये बताइए, ये गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, ठीक है, यही तो होगा। और ये क्या हो जाएगा V1/V2 गुणे V2/V3 गुणे V3/V1, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आपको मिला सकते हैं, ये तीनों गुणा कराए गए पहले, उसके बाद ये तीनों को गुणा करा दिया गया है। अब यहाँ से अगर आपको गुणा अच्छे से आ रहा होगा तो आप जानते हैं गुणा भाग आ रहा हो, तो ये V2 है और ऊपर V2 है, तो V2 से V2 कट गया, V3 से V3 कट गया, अब V1 से V1 कट गया, मतलब इधर के सभी कट गए, ठीक है। जब इधर से सभी विभाजित हो गए तो ए म्यू डब्लू इंटू डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए इक्वल टू 1 हो गया इधर, ठीक है। सब तो कट गए हैं तो 1 हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, ये दोनों जो है इसको हम क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, इधर गुणा में है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 में भाग देंगे, ठीक है। तो हम भाग देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए म्यू डब्लू इक्वल टू 1 अपन क्या हो जाएगा, डब्लू म्यू जी इंटू जी म्यू ए, ठीक है। ये आपको एक फार्मूला मिल गया, तो इस फार्मूले को भी याद रखेंगे, ठीक है। अब इस फार्मूले को याद रखेंगे, इसके बाद इसको बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक और फार्मूला मिलता है, ठीक है। इसको अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, इससे पहले अभी हमने पढ़ा वीडियो में, इसी पहले शुरुआत में पढ़ा था एक फार्मूला कि ए म्यू जी इक्वल टू 1 जी म्यू ए, ठीक है। उत्क्रमणीयता का सिद्धांत में ये मैंने फार्मूला बताया था, ठीक है। ए म्यू जी 1 जी म्यू ए इक्वल टू ए म्यू जी, ठीक है। तो यहाँ पे जी म्यू ए दिख रहा है, जी म्यू ए और ऊपर 1 है, मतलब इन दोनों के जगह पर हम ए म्यू जी लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम इसी के इक्वल में हम लिख सकते हैं कि ए म्यू जी बटे हम लिख सकते हैं डब्लू म्यू जी, ठीक है। ये भी हो जाएगा ए म्यू डब्लू के इक्वल क्या हो जाएगा, ए म्यू जी बटे, ये तो बच ही गए डब्लू म्यू जी, तो ये डब्लू म्यू जी लिख दिया गया है, देखिए एक बार दिखाई दे रहा है ना, हाँ बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे लिखा दिया गया है, ठीक है। आप इसको इस फार्मूले के भी याद रखेंगे, इस फार्मूले के भी याद रखेंगे, इस फार्मूले के भी याद रखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आज को बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो बस इतना ही कहेंगे यार, बहुत तो मेहनत लगा है, और ठीक है शुरुआती वीडियो है, थोड़ा बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए। और दूसरी बात कि अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएँ और सपोर्ट करते रहें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।